गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट कवर कर लिए हैं। हम जो अपने फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार से संबंधित जो प्रावधान हैं, हम दो तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो हम आर्टिकल 17, 18 और 19 को आरंभ करते हैं। अगर आप आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 देखें तो उसमें जो लास्ट लाइन है, अगर आप बेयर एक्ट में आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 देखें, उसमें लास्ट लाइन है, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इनटू क्लास 30 सबसेक्शन ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 5 है वह माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर आप आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 5 देखें तो वह माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होगा जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है। हम लोग जब आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 पे आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो यह प्रोविज़न है, जो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 है, जो संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ऐड किया गया है, जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रावधान आपको दिखता है, यह वैलिड किस एक्सटेंट तक है? यह वैलिड टू द एक्सटेंट दैट इट परमिट्स रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट और स्टेट्स एडेड educational institution except to the exclusion of the creamy layer from OBC, exclusion of minority education institution from the purview of article 15 subsection 5। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें आप लिखें इसमें। यह एक ऐसा आर्टिकल है जो हल्का सा कंफ्यूजन करता है। यू नोट डाउन थ्री थिंग्स। जो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 है, जो संविधान संशोधन विधेयक 93 के द्वारा 2005 में ऐड किया गया था, यह क्या बात करता है? यह दो तीन बात कहता है। यह क्या कहता है? यह वैलिड किस एक्सटेंट तक होगा? तो जो माइनॉरिटी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वह रिजर्वेशन किन किन परिस्थितियों में है? पॉइंट नंबर 1, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहां से आया हुआ है। इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो यह क्रीमी लेयर को अवेलेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यह स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 3, यह माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में है उस पर अप्लाई नहीं होगा। सवाल आपके प्रीलिम्स का ऐसे ही बनाया जाएगा। अब आप थोड़ा संजीदगी से इसको पढ़ें, तब मैं आपको यह समझा देता हूं, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा और यह सवाल गलत हो जाएगा। यू गॉट दिस पॉइंट? किसको समझ में नहीं आया? ये किसको क्लॉज 5 आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 समझ में नहीं आ रहा है? लिखिए पॉइंट नंबर 1। अब लिखिए, आपको तुरंत समझ आएगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, क्लॉज 5 को इंसर्ट किया गया था 93rd अमेंडमेंट 2005 इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2006। सेकेंड, यह क्लॉज इंपावर करता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, ओनली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ कानून बना के इस पर काम किया जा सकता है। तो दूसरी बात क्या हो गया? यह स्टेट को इंपावर करता है मेक स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ। किसके लिए?
एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ये सिटीजन्स को है, नॉन सिटीजन्स को नहीं है। और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, किस बात के लिए? इसका संबंध नौकरी से नहीं है, इसका संबंध किससे है? एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड प्राइवेट वंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें प्राइवेट एजुकेशन भी शामिल है, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्टिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इससे बाहर कर दिया गया है। जो आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 है, यह एक ग्रेटर सिग्निफिकेंस की बात करता है, यह एक इलाज करता है स्कोप को, और यह एक ऐसी बात कहता है कि जो रिजर्वेशन देता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन स्टेट और स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूशन ऑफ द क्रीमी लेयर एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। होप इट इज क्लियर। पर्पसली मैं सब क्लॉज 5 अलग से पढ़ाना चाहता था 15 का। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज एनी डाउट? अब आप देखिए आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) देखो, जहां जहां से प्रीलिम्स का सवाल बनता है कठिन, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(3) क्या है? आर्टिकल 16(3) पार्लियामेंट को यह पावर देता है। अंजलि क्या समराइज कर दे बेटा, बताओ। लेट्स अगेन सी द आर्टिकल 15(3). 15(5) शायद अंजलि को समझ नहीं आया। आर्टिकल 15(5) में आप 4 चीज लिखो अंजलि, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 में आप 5 चीज लिखो। पॉइंट नंबर 1, यह संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा आया है। पॉइंट नंबर 2, इस अनुच्छेद का संबंध है, इस अनुच्छेद का संबंध है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के एडवांसमेंट से, उनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन बनाने से है। वह एडवांसमेंट किस बात को लेकर है? एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बाहर कर दिया गया है। अगर आप लाइन नंबर 4 पढ़ें, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए राज्य कानून बना सकता है। अगला पॉइंट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे कानून बनाने का, रिजर्वेशन करने का कोई अधिकार इनके पास नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बाहर किया गया है। राज्य कोई भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को लेकर प्रावधान बनाएगा तो वह माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होगा। गॉट इट? इट्स क्लियर? नाउ कम एंड सी द आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3। मैंने सब पढ़ाया हुआ है, मैं एक सवाल और आंसर के फेर में आ रहा हूं। 16(3), आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है कि यह जो 16 में जो आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का इशू है,
जो इक्वलिटी आपको आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 कहाँ से मिल गया? निशान शेखर सिंह, आपने बेयर एक्ट में कोई नया आर्टिकल लिख दिया क्या अभी? जो आर्टिकल 16 का सबसेक्शन 3 है, जो क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेल, मतलब क्या हो गया? जो यह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत है, उसमें एक अपवाद आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3 कहता है कि यह अनुच्छेद संसद को इस बात का अधिकार देती है कि एक क्लास ऑफ पीपुल के लिए उनके रेजिडेंस के आधार पर उनको अधिमानता या प्रेफरेंस दे सकता है। तो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्शन क्या है? पहला, रेजिडेंस विद इन द स्टेट मे बी लेड डाउन बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, आप कंफ्यूज करेंगे, लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, लेड डाउन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आंसर क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं है, तो अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो रेजिडेंस के आधार पर किसी प्रेफरेंस को देने का राइट स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, वह पार्लियामेंट के पास है। तो रेजिडेंस विद इन द स्टेट में बी लेड डाउन बाय पार्लियामेंट एज ए कंडीशन फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर एनी स्टेट और अदर लोकल अथॉरिटी। तो राज्य या लोकल अथॉरिटी के तहत, जो राज्य या लोकल अथॉरिटी के तहत, ये 15(6) कल मैंने क्लियर किया। क्या निशांत, आप कल क्लास में ही थे, कल का आप वो देख लीजिएगा, क्या कहते हैं वो लेक्चर। तो जो राज्य किसी व्यक्ति के निवास के आधार पर नौकरियों में अधिमानता देने का अधिकार आर्टिकल 16(3) में दिया गया है, और वह अधिमानता देने के सिद्धांत को कार्य रूप देने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, राज्य की विधानसभा के पास नहीं है। तो इसके कारण जो यह 15(3) आया। अब देखिए, अब आप इसको जरूर लिखिएगा अपने एग्जाम में अगर सवाल आता है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस पावर, जो आर्टिकल 15(3) में दिया गया है, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंसी एक्ट 1957। यह पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया कानून एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन पोस्ट्स एंड सर्विसेज। आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, in the UT of आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज एंड हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। यह एक्ट एक्सपायर कर गया 1974 में। तो देयर इज नो प्रोविजन टू प्रिस्क्राइब द रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। अभी आप इसको ऑनलाइन करो, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। स्पेशल प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इन 371D। तो 371D में स्पेशल प्रोविजन दिया गया। अब आप समझिए इसको। देखिए, सवाल ऐसे ही बनते हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, जो आपसे हैंडल नहीं होते हैं। कि जो 16 सबसेक्शन 3 है, इसने पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार दिया है कि पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंसी के बेस पर क्लास ऑफ सिटीजन्स को प्रेफरेंस दे सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1957 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट रेजिडेंस एक्ट 1957 पास हुआ, जो 1974 में एक्सपायर कर गया। अब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रह गया है एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश, जिसका जिक्र आर्टिकल 371D में है। दूसरा, जो आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 है, वो क्या बोलता है? प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी टू द डिसएडवांटेज्ड। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 को आप इस तरह से देखिए कि प्रोवाइड करना सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी टू द डिसएडवांटेज ग्रुप।
और यह जो एक्सप्रेशन है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो 16(4) में है, वुड टेक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विद इन इट्स परव्यू, ये अपने में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी लेके आएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आर्टिकल 16 सबसेक्शन 5, offices connected with a religious or denominated institution may be reserved for members professing the particular religion or belonging to the particular denomination to which institution relates. Again, very interesting part. Article 16 subsection 5 religious और religious denominations के institutions के लिए है, जो बोलता है जो ऑफिस कनेक्टेड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मे बी रिजर्व फॉर दोज कैटेगरीज। होप इज क्लियर? आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 को लिखते समय आप आर्टिकल 335 का भी हवाला जरूर दीजिए, जो हमने आपको कल बताया था। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज एक्सक्लूसिवली इंडियन कॉन्सेप्ट। अनटचेबिलिटी के ऊपर कोई भी ऐसा कानून किसी और देश में नहीं है। तो जो पार्लियामेंट ने, अगर हम आर्टिकल 17 पढ़ें, इफ यू रीड आर्टिकल 17 फॉर ए मोमेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? Untouchability is abolished and it is practiced in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense punishable in accordance with law. पहली बात, यह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, इसका भारत के अलावा कहीं और जिक्र नहीं मिलता है। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी अपने आप, अनटचेबिलिटी के इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्य रूप देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 17 अपने आप में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता है। आर्टिकल 17 अपने आप में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता है। आर्टिकल 17 एक सिद्धांत दे रहा है। इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि वह कानून बनावे और अनटचेबिलिटी को एक पनिशमेंट की तरह वह बोले। तो अनटचेबिलिटी अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो वह पनिशमेंट का, वह कहते हैं दंड का भागी होगा। आप जरा सा 1 मिनट के आर्टिकल 35 भी पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जब आप कोरिलेट करते हैं। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि भाग 3 में दिए गए अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार, भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कार्य रूप देने के लिए कानून बनाने का अधिकार। देखिए, कोई भी चीज जब तक संविधान में वर्णित नहीं है वह क्रियान्वित नहीं हो सकती है। तो जो उन्होंने भाग 3 में जितने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को क्रियान्वित करने का जो एक प्रोसीजर है वो आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। तो जब आर्टिकल 35 बोलते हैं तो क्या हुआ? आर्टिकल 35 का सहारा लेके पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया, जिसको अमेंड किया गया और 1976 बन गया, उसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगर अनटचेबिलिटी पे सवाल आता है, आप ये सब जरूर लिखिएगा। अगर ये सारे सवाल आते हैं अनटचेबिलिटी के लिए तो आप जरूर लिखिएगा। अगर आर्टिकल 35 का सबसेक्शन बी देखिए, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंस अंडर दिस पार्ट। ऐसे कार्यों के लिए जो उस भाग के अधीन अपराध घोषित कर दिए गए हैं दंड विहित करने के लिए। तो जो भाग 3 में अपराध घोषित कर दिए गए हैं उन अपराधों पर दंड विहित करने का जो प्रावधान है आर्टिकल 35 से जनरेट होता है। तो इसका सहारा लेके सरकार ने 1955 में बनाया
अनटचबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको अमेंड किया गया, रीनेम किया गया 1976 में एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्लियर हुआ? वर्ड अनटचबिलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। द वर्ड अनटचबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी उसकी डिफिनीशन प्राप्त नहीं होती है। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? यह एक सोशल प्रैक्टिस से डिफाइन होता है, जो हमारे देश में एक सोशल प्रैक्टिस चल रही थी, जो डिप्रेस क्लास के साथ एक अन्याय चल रहा था, उस सोशल प्रैक्टिस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा संबंध उसके बर्थ से है। जिस व्यक्ति को यह अनटचबिलिटी की डिसेबिलिटी के साथ देखा जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है? जिनको जन्म के साथ अनटचेबल घोषित किया गया, अस्पृश्य घोषित किया गया है। हम जब गांधी का आंदोलन पढ़ाएंगे तो हम इसको बहुत विस्तार से लेंगे, कैसे अनटचबिलिटी इंडिया में स्टार्ट हुई थी और कैसे गांधी ने खत्म करने की कोशिश की। तो जो अनटचबिलिटी है वह कहीं इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन एक कॉमन सेंस में जो हमारे एक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ तथ्य है कि व्यक्ति को बर्थ के साथ, एक डिसेबिलिटी के साथ, एक अपंगता के साथ जन्म दिया जाता है, वह अनटचबिलिटी की व्याख्या को संदर्भित करती है। तो प्राइमरी रेफरेंस क्या है कि जो हमारा एक सोशल प्रैक्टिस रहा है, उस सोशल प्रैक्टिस कारण एक वर्ग के व्यक्तियों को अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ता था। जो इसका प्रिस्क्रिप्शन है, अब देखिए इसका पनिशमेंट किस तरह से होगा। अब इसको आप 4-5 पॉइंट लिखें। रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज द हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किसी व्यक्ति को लोक स्थानों पर प्रवेश करने से रोक लगाना, जिसमें अस्पताल है, डिस्पेंसरी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बी, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग और ऑफरिंग प्रेयर्स इन एनी पब्लिक प्लेसेस। व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ करने से रोकना। सी, सब्जेक्टिंग एनी पर्सन टू एनी डिसेबिलिटी विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू एनी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और पब्लिक इंटरटेनमेंट। किसी व्यक्ति को किसी पब्लिक रेस्टोरेंट से, होटल से, पब्लिक इंटरटेनमेंट से रोकना, और एनी रिजर्वायर, किसी पानी के सोते को, कुएं को, क्रिमेशन ग्राउंड को, उनसे दूर रखने की कोशिश करना। तो जो यह एक्ट है, जो 1976 का जो एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना है, यह जो एक्ट है यह ऑफेंस करता है अनटचबिलिटी को किस तरह से। पहला, इंसल्टिंग ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचबिलिटी। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर अपमानित करना। दूसरा, प्रीचिंग अनटचबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा देना। तीसरा, जस्टिफाइंग अनटचबिलिटी ऑन हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और रिलीजियस ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। अस्पृश्यता को किसी भी तरह से सत्यापित करने का प्रयास करना, दार्शनिक, धार्मिक या जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर। जो पेनल सैंक्शन किया गया है अनटचबिलिटी के लिए, वो इन्हेंस किया है प्रोवाइडिंग ए इन द केस ऑफ द सब्सिक्वेंट कन्विक्शन द पनिशमेंट मे रेंज फ्रॉम 1 to 2 years imprisonment. B, a person convicted of the offence of untouchability shall be disqualified for the election to the union or state legislature. तो दो तरह का हो गया। एक क्या हो गया, 1 से 2 साल के दंड का प्रावधान। दूसरा, व्यक्ति को चुनाव से बाहर कर देना। अगर कोई मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है जो सब्जेक्ट ऑफ एनी सच डिसेबिलिटी है या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो कोड प्रिज्यूम करता है अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव
दैट द सच एक्ट वॉज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब क्या हो गया, ओनस ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता का आरोप आप पर लगा दिया, तो अस्पृश्यता के आरोप लगाते ही कोर्ट ये मानेगी आप पर आरोप लग गया है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको गलत सिद्ध न कर दो। तो मान लीजिए किसी अगर हरिजन ने, किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता का आरोप लगा दिया, तो उस व्यक्ति को कोर्ट को यह संतुष्ट करना पड़ेगा कि हमने अस्पृश्यता को बढ़ावा देने या अस्पृश्यता का कोई कृत्य नहीं किया है। अगर यह प्रूव नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति उसका दोषी करार दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साक्ष्य देने का जो कर्तव्य है वह उस व्यक्ति के ऊपर चला गया जिस पर आरोप लगाया जा रहा है। गॉट इट? यह आपका अनटचेबिलिटी का कंप्लीट इशू है। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, देन आई कैन सॉल्व दिस इशू। एक और लिख लें, पार्लियामेंट हैज ऑल्सो इनेक्टेड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989। देखिए, यह आपको प्रोविजन लिखने पड़ेंगे अगर अनटचेबिलिटी का सवाल आता है। प्रीलिम्स में तो लिख ही देते हैं, आपको आंसर करना होगा, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये 3-4 प्रोविजन नहीं लिखते हो तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पार्लियामेंट हैज ऑल्सो इनेक्टेड द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इन ऑर्डर टू prevent the commission of atrocity against the member of scheduled caste and scheduled tribe. Second, to provide for setting up special courts for the trial of offences under the act. Special court का provision किया गया। तीसरा, also provide for the relief and rehabilitation of victim of such offence। तो आप 3 चीज़ देखिए, आपके पास क्या क्या हो गया। एक तो हो गया जो 1976 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है, आप इसको लिखिए कि किस किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर यह आपको काम देगा एसे में भी, यह आपको काम देगा GS4 के पेपर में भी। तो यह जो मैं संविधान पढ़ाता हूं यह 3 तरह से काम देता है। एक तो आपका काम देगा पॉलिटी में, दूसरा आपका काम देगा एसे में, तीसरा आपको काम देगा GS4 में। अब देखिए कैसे इसको आप बिल्डअप करेंगे। पहले आप क्या लिखें, देखो आर्टिकल 17 2 लाइन का है और ज़्यादातर किताबों में तो में उसी को लिखा गया। हम इसको आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो पहला आप क्या लिखेंगे, जो आर्टिकल 17 का संबंध है आर्टिकल 35 से, कि आर्टिकल 17 में जो प्रोविज़न दिया गया है उसके लिए कानून बनाना होगा। उस कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है। पहला पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर 1, कि व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन द अनटचेबिलिटी यू मस्ट राइट दिस, कि आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया है और कानूनन इस बात के लिए कहा गया आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इस पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 35 से प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 35 के द्वारा को ध्यान में रखकर सरकार ने कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। उसके बाद आप लिखो अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब अनटचेबिलिटी क्या, मैंने आपको 3 पॉइंट बताया कि अनटचेबिलिटी किस किस तरह से होगी। अगली बात, अगर अनटचेबिलिटी किसी व्यक्ति पर आरोपित की जाए तो जिस व्यक्ति पर अनटचेबिलिटी आरोपित की गई है उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य दे। जो व्यक्ति आरोप लगाता है उस पर साक्ष्य देने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अनलेस अनटिल द पर्सन ऑन whom the allegation of untouchability has been alleged upon, if he is not going to disprove it, he will found to be guilty. नेक्स्ट पॉइंट, अनटचेबिलिटी से क्या क्या नुकसान होता है। जिस व्यक्ति पे उसको क्या क्या दंड मिलेगा। दंड ए, उसको 1 से 2 साल का कारावास का दंड मिलेगा। दूसरा, उसको चुनाव से लड़ने से, वह यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव लड़ने से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तीसरा आइए आते हैं, जो पार्लियामेंट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बनाया, उसका क्या उसका पर्पस क्या था। जिसके बाद पहला, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों के ऊपर किसी तरह की एट्रोसिटी न हो, आतंक न हो, इसके लिए किया गया। दूसरा,
टू प्रोवाइड सेटिंग ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्रायल ऑफेंसेस। इन अपराधों के ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। सी, जिन लोगों को इस अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ रहा है उनको रिहेबिलिटेशन के लिए प्रावधान किए जाएं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज हो गया। अब हम अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 से ऐड कर देते हैं। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 हेल्प्स इन एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जरा 1 मिनट के लिए आप आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 आप खोलिए कि कैसे आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 अनटचेबिलिटी को ये भी आप जरूर लिखिएगा। देखिए, जितना इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूं आप जरूर लिखिएगा। ये आप पढ़िए आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel, place of public entertainment. B, the use of wells, tanks, bathing huts. You got it? How Article 15 subsection 2 is working to eradicate the untouchability. Again listen carefully. Untouchability लिखते समय आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 का जिक्र करना एकदम आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 को आप पढ़ें तो अनटचबिलिटी रोकने की सारी प्रक्रियाओं का जिक्र कर रहा है। अगर उसको पढ़ें तो कहता है कि कोई व्यक्ति रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों अनटचबिलिटी के ओर जा रहे हैं। क्योंकि रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ इस बात को डिफाइन करता है कि वह व्यक्ति अनटचेबल है नहीं, हमारे जो इतिहास की परंपराएं थी। तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 बिट्टू बीजीपी 2 क्या है, कानून पे पूरा एक लेक्चर हुआ है, आप भैया पढ़ लो। आर्टिकल जो 12-13 में जो कानून है उस पर पूरा एक लेक्चर हुआ है। आप इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज पे जाना, आपको मिल जाएगा। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15(2) प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट नॉट ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट बट इवन ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन इन सर्टेन सिचुएशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 है और आर्टिकल 17 है, यह दोनों क्या बोलते हैं, यह न केवल राज्य, प्राइवेट पर्सन को भी सर्टेन सिचुएशन पे यह बाध्य करते हैं और इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। और स्टेट इज अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू सी दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सच पर्सन। अगर आप देखें तो 14, आप इसको और लिखें, 14, 21, 23, 25 एंड 29। अब आप इसको भी लिखेंगे कि अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 ही नहीं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29, हम उसका डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, वह भी अनटचेबिलिटी को रोकने में हमारी मदद करती है। इट इज योर अनटचेबिलिटी। एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट देन आई कैन आंसर। कोई भी सवाल अनटचेबिलिटी पे आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर, चाहे जहां आवे वो। आई डोंट थिंक एनी विल बी लेफ्ट हियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एबॉलिशन ऑफ द टाइटल। जो टाइटल का एबॉलिशन किया जाता है, तो अगर आप आर्टिकल 18 को पढ़ें तो वह क्या बोलता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। इन्होंने टाइटल को खत्म कर दिया। तो आर्टिकल 18(1) प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो आप सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हैं। तो जो पुराने समय में राय बहादुर टाइटल दे के सरकार लोगों को सरकार एक समाज में वैमनस्य बनाती थी या विषमता बनाती थी, उसको रोकने की कोशिश हो गई। अब आर्टिकल जो 18(2) है,
वो बोलता है कि कोई भी सिटीजन फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। इफ रीड आर्टिकल 18(2) तो वह इंडियन सिटीजन को प्रोहिबिट कर देता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन गवर्नमेंट। A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। 18(3) 18(3) बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी वो टाइटल लेना चाहता है तो उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। और आर्टिकल 18(4) बात करता है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और ट्रस्ट इन द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमॉल्यूमेंट और ऑफिस। तो अब 3 और 4 में फर्क करिए। जो सबसेक्शन 3 है यह बात करता है कि कोई पर्सन फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं लेगा, और 4 क्या बोलता है, कोई इमॉल्यूमेंट नहीं लेगा। लेकिन 3 और 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, तो आपको फिर आर्टिकल 35 में जाना होगा। तो हम इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। यह बैन ऑपरेट्स हो रहा ओनली अगेंस्ट द स्टेट। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सेकंड पॉइंट, यह जो बैन ऑपरेट कर रहा है ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनरी डिग्री जो ऑनरी टाइटल्स देते हैं, जो अपने लीडर्स को ऑनर करते हैं, उनको यह नहीं रोकता है। अगर आप इस सेक्शन की आर्टिकल पढ़ें तो आपको दिखेगा एक शब्द आ रहा है 18 के स्टार्टिंग में ही, लाइन नंबर 2 में, स्टेट, कन्फर्ड बाय द स्टेट। मिल गया? शब्द मिल रहा है कन्फर्ड बाय द स्टेट। व्हाट डज इट मीन? यह स्टेट के, देखिए यही सब फाइनल पॉइंट्स हैं जिस पे सवाल बनते हैं प्रीलिम्स के, आपसे गलत हो जाते हैं। वो लिख देंगे स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है, बी कोई नहीं दे सकता है, सी यूनिवर्सिटी दे सकती है, डी अदर इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं। अगर आपको यह क्लियर नहीं होगा सवाल गलत हो जाएगा। मैं हर बार रिपीट करता हूं, उस तरह के सवाल पूछने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ये जो आसान सवाल होते थे कि अनटचेबिलिटी किस सेक्शन में है, एवोल्यूशन ऑफ पॉप कहते हैं टाइटल किस सेक्शन में है, अब वो सब दौर चला गया है। बड़े कॉन्सेप्चुअल और डीपर इंटरप्रिटेशंस के सवाल आते हैं। उसको करने का रास्ता यही है, जिस तरह से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से आप पढ़ेंगे तभी होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक बात हर बार रिपीट करता हूं अपनी क्लास में, अगर आप इस तरह का डीपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं या इस तरह के डीपर इंटरप्रिटेशन में आपकी रुचि नहीं है, आप आईएएस एग्जाम मत दीजिए। आपके जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मेरे पास हर साल जो नए लड़के हैं वो एकेडमी से ज्वाइन करते हैं, मेरे अंडर में काम करते हैं। मैं उनको हर साल पूछता हूँ आप क्या करते हो। जिस तरह वो लोग पढ़ाई करते हैं इलाहाबाद में कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। वो लोग जितना डिटेलिंग में पढ़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, कोई भी एस्पायरेंट नहीं मिला है जो 12-13 घंटा रोज में पढ़ता हो। सब पढ़ते हैं। इलाहाबाद में 2-3 घंटा तो शाम को चाय में चला जाता है, सुबह आप 8 बजे सो के उठते हो, तो सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। क्योंकि आप ये देखो, कोई ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि बीए पास करना है 33% में काम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास पास करना है 60% में काम हो जाएगा। यहाँ तो 800 आदमी सिलेक्ट होंगे, 7-8 लाख में से 800 आदमी सिलेक्ट होंगे। वो 800 कौन है यह रोज फिक्स होता है। तो पहली बात क्या हो गया, ये बैन ऑपरेट करता है अगेंस्ट स्टेट। इट डज नॉट प्रिवेंट अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज जो टाइटल को कन्फर करती हैं। लेकिन स्टेट को डिबार नहीं किया गया है फ्रॉम अवॉर्डिंग मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, यह स्टेट को डिबार कर रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यह स्टेट को मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स देने से डिबार नहीं कर रहा है।
अब 1954 में सरकार ने शुरू किया भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो क्या यह काम ठीक किया गया है? क्या इस तरह की टाइटल्स को देना आर्टिकल 18 के खिलाफ है या नहीं है? तो इसके बारे में जवाब क्या है? यह दिए जाते हैं एक्सेप्शनल सर्विसेज लोगों की है इन एडवांसमेंट्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए, यह 4 शब्द फिर याद करिए कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री किस आधार पर दिए जाते हैं। इनको देने का कारण क्या है? जो एडवांसमेंट है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द पब्लिक सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, ये इन कारणों से दिए जाते हैं। तो जो एक सवाल उठता है कि आर्टिकल 18 में जो पद्मश्री, पद्म भूषण दिया गया है, यह आर्टिकल 18 का वायोलेशन है या नहीं है। जो लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, उनका ये कहना है यह डेकोरेशन किया जा रहा है सर्टेन क्लास ऑफ पीपल के लिए, और यह सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच का एक डिवीज़न इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के अवार्ड को दी जाने की। दूसरा, इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि यह लेजिटिमेट कर रहा है कि देयर इज नो सैंक्शन आइदर कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट ए रिसिपिएंट ऑफ एनी डेकोरेशन अपेंडिंग टू इट्स नेम दस यूजिंग इट एज टाइटल। तो अंदर क्रिटिसिज्म है विच सीम्स टू बी लेजिटिमेट, जो ठीक लगती है, is that there is no sanction either in the constitution or in any existing law against a recipient of any such decoration appending to his name and thus using as a title। कहीं प्रावधान नहीं है कि इसको आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं जोड़ सकते हैं। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट नॉन मिलिट्री अवार्ड बाय वे ऑफ recognition of made of extraordinary work are not titles of nobility and hence do not violate article 14 और 18। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से कह दी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा प्रोवाइडेड दे आर नॉट यूज एज टाइटल और प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम ऑफ द अवॉर्डी। तो जो संविधान में यह समस्या थी कि संविधान में या कानून में यह प्रावधान नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो एक सवाल का क्या बन गया कि क्या पद्मा अवार्ड आर्टिकल 18 का वायलेशन करते हैं या नहीं करते हैं। जनता दल की गवर्नमेंट ने आर्टिकल पद्मा अवार्ड को बैन कर दिया था। आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट इन द पद्मा अवार्ड। एक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से करे जाओगे। एक सवाल और है, यह क्लियर नहीं है यह क्लियर नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर इस अवार्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। जो आर्टिकल 18 बोलता है कोई व्यक्ति अवार्ड नहीं ले सकता है। अगर कोई अगर सिटीजन अवार्ड एक्सेप्ट कर लेता है आर्टिकल 18 सबसेक्शन 2 के कॉन्ट्रावेंशन पे, तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा। पार्लियामेंट के लिए वो ओपन है, वह अपने रेसिड्यूरी पावर का इस्तेमाल करके वह कोई कानून बना के इस पर एक्शन ले लेते। एक बात और क्या हो गई, आपके इंटरव्यू के लिए हो गई कि अगर कोई व्यक्ति जो आर्टिकल 18 सबसेक्शन 2 में जो बैन किया गया है कि आप जो है फॉरेन स्टेट से कोई अवार्ड नहीं ले सकते, वो ले लेता तो आप क्या करोगे। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सरकार, पार्लियामेंट जो संविधान की रेसिड्यूरी पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल करके वह कोई कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो नेशनल अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये है गवर्नमेंट के हैं, वो टाइटल्स नहीं है, लेकिन वह उसको सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 19 पूरे साल बहुत चर्चा में रहा है। आर्टिकल 19 बहुत चर्चा में रहा है और जो व्हाट्सएप और मैसेज की बात आ रही है उसके कारण और चर्चा में आ गया है।
तो हमारा जो संविधान का जो पहला पार्ट है समानता का अधिकार, वो 14 से 18 तक में अपना अपना हो गया। तो वी आर एबल टू फिनिश 8। अगर आपके सवाल में समानता के अधिकार पर कोई प्रश्न आता है तो आप आर्टिकल 14 से 18 तक पूरा लिखेंगे। कई बार एस्पायरेंट मिस्टेक करते हैं, समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 समझ के वही लिख देते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। देखिए यूपीएससी में मार्क्स क्यों नहीं मिलता है, उसका एक बड़ा कारण क्या है कि आपको सवाल ही नहीं समझ में आते हैं। इमेजिन सिचुएशन, सवाल आया समानता के अधिकार पे और आपने सिर्फ आर्टिकल 14 लिख दिया, आपको कोई मार्क्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल हैं। आपको एक कंप्लीट लिखना होगा तो उस सवाल आएगा 250 शब्द में। मैं इसको पिछले कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सवाल आएगा 250 शब्द में। तो आपकी राइटिंग में ये फ्लेयर होना चाहिए, कैसे 250 शब्द में आप समानता के अधिकार को व्याख्यायित कर सकें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। अगर आप 250 शब्द में समानता के अधिकार को नहीं व्याख्यायित कर पाएंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, फिर तो नहीं हो पाएगा। उसका रास्ता क्या है, आप लिखने की कोशिश करिए। समानता के अधिकार में के बाद आते हैं जो अगला जो आता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 तक आता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, समानता का अधिकार। सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। अब समानता के अधिकार में पहला है आर्टिकल 19। अगर आप आर्टिकल 19 को संविधान में देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच, तो यह आर्टिकल 19 जो है उसमें ABCDEF, आपके बेयर एक्ट में ABCDEF 6 लिखे हैं। एफ जो है रिमूव कर दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। तो राइट नाउ यू हैव द 5। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरा है संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पांचवा है फ्रीडम टू रिसाइड एंड इज सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। छठा है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन और कैरी टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब इनको ध्यान में रखकर हम देखें तो एक खास बात क्या है कि आर्टिकल 19 एक ऐसा संविधान का आर्टिकल है जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसी आर्टिकल में ही लिखे गए हैं। आर्टिकल 19(1) में आपका राइट दिखा गया है, तो आर्टिकल 19(2) से 19(6) में आपको उन आर्टिकल्स को कंट्रोल करने वाले प्रावधानों का जिक्र किया गया है। गॉट इट? क्लियर हुआ? कि अगर आर्टिकल 19(1) में उन्होंने आपके अधिकारों का जिक्र किया है, तो आर्टिकल 19(2) से 19(6) में उन अधिकारों को कंट्रोल करने का जिक्र किया गया है। जो आर्टिकल 19 में एक वर्ड आता है फ्रीडम, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of the word freedom appearing in Article 19? Absence of the control by the state. What is the meaning of the word freedom in Article 19? Absence of the freedom by the state. जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में, जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में एक शब्द है फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, it's simply saying that
absence of control by the state in the matter enumerated in Article 19(1), but citizen has the liberty to choose subject only to the restriction in Article 19(2) to 19(6). लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान है आर्टिकल 19(2) से 19(6) में। आर्टिकल 19(1) में 6 फ्रीडम उन्होंने स्पेसिफाई किया है। 6 फ्रीडम: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसेबल असेंबली, शांतिपूर्ण एकत्रित होना, एसोसिएशन, फ्री मूवमेंट, रेजिडेंस, practicing any profession and carrying on any business. These are the 6 freedom identified in the Constitution under Article 19(1). यह जो 6 फ्रीडम हैं, they are not necessary only to promote certain basic rights of the citizen, but they are demonstrating certain democratic values and the oneness and unity of the country. These 6 freedom elaborated in Article 19 subsection 1 are not only promoting a certain basic rights, they are not only promoting the certain basic rights of the citizens, but they are the democratic values. They are for the oneness of the country and they are for the unity of the country. When you try to express this provision, you do not confine yourself only about the right given to the individual. You try to travel on the another path. What is the path? It is for oneness of the country. It is for the unity of the country. They are the certain basic values of the society. इस लाइन को आप फिर लिखिएगा। It's clear, not clear? You not only consider the right given under Article 19(1) as the right given to the individual. It is not only the right for the certain basic rights of the citizens. It has certain democratic values and the oneness and unity of the country. यह एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं और देश की एकता की बात करते हैं। देश की एकता को सुरक्षित रखने वाले प्रावधान हैं ये। यह व्यक्ति के अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, यह देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने वाले अधिकार है। यह जो आर्टिकल 19 गारंटी क्या करता है? सम ऑफ द बेसिक वैल्यू एंड नेचुरल राइट्स इनहेरेंट इन द पर्सन। जब तक उस बेसिक वैल्यूड और इनहेरेंट राइट ऑफ द पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं होगा, राष्ट्र नहीं बन सकता। यह संविधान का 19 राष्ट्र को बनाने वाला प्रावधान है, राष्ट्र को एक रखने वाला प्रावधान है, राष्ट्र के लोगों की अस्मिता को संरक्षित रखने वाला प्रावधान है। तो जो एक लिस्टिंग की गई है आर्टिकल ए टू जी तक में कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों की, उन व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर जो रिस्ट्रिक्शन की बात है वह आर्टिकल 2 से 6 तक चल रहा। तो एक कॉमन थ्रेड है, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, उत्तरदायित्व भी है, अधिकार भी है, नियंत्रण भी है। तो अपने आप में यह एक संपूर्ण प्रावधान की बात करता है। तो आर्टिकल 19 जो 7 अधिकारों को अपने आप में समाहित किया है, उसमें एक अधिकार 1978 में डिलीट कर दिया गया।
तो फ्रीडम टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड इन 1978। अब स्टेट कैन नॉट, अब जब कभी, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब भी आर्टिकल 19(1) में दिए गए अधिकारों पर राज्य कोई निर्बंधन लगाना चाहे तो उसको आर्टिकल 19(2) से 6 तक में लिखे गए प्रावधानों को ध्यान रखना होगा, उसके बियॉन्ड नहीं आ सकता है वो। कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइंडिंग द स्टेट टू रिस्पेक्ट द लक्ष्मण रेखा। आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक की एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो आप। क्या फॉरेनर आर्टिकल 19 का इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप पढ़िए तो वो शुरू ही होता है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। इसका मतलब क्या हो गया? यह राइट नॉन सिटीजन्स को या फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स अपने राइट को प्राप्त कर सकता है आर्टिकल 21 के तहत। क्योंकि आर्टिकल 21 वह सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। तो आर्टिकल 19 के दिए गए किसी अधिकार पर अगर किसी फॉरेनर को दावा करना है तो वह आर्टिकल 21 में जाए, आर्टिकल 19 उसकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए एक फॉरेनर यह क्लेम नहीं कर सकता कि इसके पास राइट है टू रिसाइड एंड सेटल इन द इंडिया। फॉरेनर डज नॉट हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया because आर्टिकल 19 is prohibiting this। अब आर्टिकल 19(2) से 19(6) क्या बात करते हैं? ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक। 4-5 पॉइंट आप जरा लिखिए, 3 पॉइंट आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहली बात क्या है? जो रिस्ट्रिक्शन है कैन बी इम्पोज ओनली बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। आर्टिकल 19(2) से 19(6) के में जो दिए गए रिस्ट्रिक्शन हैं, दे कैन ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। व्हाट डज इट मीन? एग्जीक्यूटिव हैज़ नो अथॉरिटी। कानून बना के ही आप कुछ कर सकते हो, आप किसी सरकारी आदेश से नहीं कर सकते हो। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। तीसरा, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पस मेंशन इन आर्टिकल 19(2) to 19(6). ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो आप लगाओ वो आर्टिकल 19(2) से 19(6) के बीच जो लिखा गया है उसके पर्पस से कोई संबंध रखता है। इसलिए अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और जो क्लॉज में पर्पस है उससे संबंध नहीं होगा तो वह वैलिड नहीं हो पाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, वेदर द राइट क्लेम इज ए फंडामेंटल राइट। जो इसको हम और इनलार्ज करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन 19(2) से 19(6) में है आर्टिकल 6 में, इस रिस्ट्रिक्शन का कैसे डिसीजन होगा? पहली बात, जो भी लिमिटेशन इंपोज की जाए फ्रीडम पे वह आर्बिट्रेरी न हो और एक्सेसिव न हो। दूसरी बात, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए वह एक प्रॉपर बैलेंस बनाए बिटवीन जो फ्रीडम गारंटी किया गया है और जो सोशल कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हो 19(2) से 19(6) के बीच। तो एक सिद्धांत आया है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनिटी। एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनिटी होनी चाहिए कि आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाओ वो प्रोपोर्शन में हो, वह आपके अधिकार और आपके सोशल कंट्रोल के बीच एक बैलेंस की स्थापना कर सके। अगर डिसप्रोपोर्शनेट होगा तो आप नहीं कर पाओगे। बर्डन किसके ऊपर है? रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया वो रीजनेबल है कि नहीं, ये बर्डन किसके ऊपर है? यह बर्डन स्टेट के ऊपर है। स्टेट यह प्रूव करे कि रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है वह रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है।
Directive principles of state policies are also relevant in considering whether a restriction of the fundamental right is reasonable or not. It's very important point. फंडामेंटल राइट पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते समय जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसीडरेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है, लिसन केयरफुली, एक रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है उसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। पॉइंट नंबर 2, देयर मस्ट बी ए रीजनेबल नेक्सस और रीजनेबल कनेक्शन between the restriction imposed and the object sought to be achieved. Got it? तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं। कोर्ट इस बात को ध्यान में रखे कि सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इशू कैसे एक बैलेंस की स्थापना करते हैं। कोर्ट इस बात को एग्जामिन करे कि जो सोशल कंट्रोल इनवाइसेज है आर्टिकल 19 में वह कैसे फंडामेंटल राइट से साम्य की स्थापना करते हैं। जो भी रीजनेबलनेस का एग्जामिनेशन हो वह सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों मामलों पे होने चाहिए। और जब भी इस बात का फैसला हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो किसी कानून के ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को कैसे एग्जामिन किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1, वह आर्बिट्रेरी न हो। पॉइंट नंबर 2, जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उसका एक डायरेक्ट नेक्सस हो, एक रीजनेबल कनेक्शन हो बिटवीन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एंड ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। तीसरा, कोर्ट इस बात को देखे जो कॉम्प्लेक्स इंडियन सिचुएशन है वह कैसे अधिकार और रिस्ट्रिक्शन के बीच साम्यता को स्थापित करती है। कोर्ट इस बात को एग्जामिन करे कि फंडामेंटल राइट कैसे इफेक्चुएट हो सकता है उस रिस्ट्रिक्शन को समझने के बावजूद। इसको प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों पर टेस्ट किया जाना चाहिए। और हमेशा जब आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन को देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। अगर दिखता है कि कोई लॉ है जो ऐसा दिख रहा है कि यह इन्फ्रिंज कर रहा है राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1)(a)(2)(g), the law will be invalid unless it can be brought under the protective provisions of Article 19(2) to 19(6). Listen again. अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो यह दिख रहा है कि यह फंडामेंटल राइट जो 19(1) के ए से जी तक में दिया गया है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, उसका अपहरण कर रहा है, तो यह तब तक न्याय संगत या मान्य नहीं होगा जब तक उसको जो 19(2) से 19(6) के प्रावधान के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है उस प्रावधान में आकर फिट नहीं बैठता है। तो इसको हम और आसान भाषा में कहते हैं कि फंडामेंटल राइट को कमज़ोर करने वाला कोई भी कानून अगर 19(2) से 19(6) में लिखे गए प्रावधानों को संदर्भित नहीं कर पाता है तो वह अमान्य घोषित किया जाएगा। क्लियर हुआ? इट्स क्लियर और नॉट क्लियर?
1902 से 1906 किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं आ सकता है। यू नीड टू हैव अ लेजिस्लेटिव ऑर्डर। लेट अस सी द फर्स्ट प्रिंसिपल 19(1)(a। अब 19(1)(a) का जो एक्सेप्शन है वो 19 सबसेक्शन 2 है। 19(1)(a) बात करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को हटा दें तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हमारी डेमोक्रेसी का जो आधार स्तंभ है वह हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वह एक ओपन चैनल देता है फॉर फ्री डिस्कशन। अगर हमारा फ्री डिस्कशन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ये नेचुरल राइट है कि हमारे पास एक्सप्रेशन का आधार हो। आप 4 लाइन लिखें, यह सुप्रीम कोर्ट की लाइन है भगवती जी की, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे लिखा है। ये आप इसको याद करें, कहीं आप इसको जरूर लिखिएगा। डेमोक्रेसी इज बेस्ड इसेंशियली ऑफ फ्री डिबेट्स एंड ओपन डिस्कशन। लोकतंत्र अनिवार्य रूप से मुक्त बहस और खुले संवादों से स्थापित होती है। इफ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल, अगर लोकतंत्र का मतलब है व्यक्तियों की सरकार और व्यक्ति के द्वारा सरकार, it is obvious that every citizen must be entitled to participate in the democratic process। तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट दिखता है कि हर नागरिक को यह अधिकार मिले कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो सके। And in order to enable him to intelligently exercise his right of making a choice, free and general discussion of public matters is absolutely essential। व्यक्ति अपने इस अधिकार का युक्ति संगत प्रयोग कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि लोकहित के मामलों में वह मुक्त और स्वतंत्र संवाद की स्थापना कर सके। ये भगवती न्यायाधीश भगवती ने मेनका गांधी के केस में यह उन्होंने कहने की कोशिश की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है। अगर सवाल आता है, देखिए ये सब ऐसी लाइनें हैं जो अंतिम सत्य के रूप में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो अंतिम सत्य है, वह लॉ ऑफ लैंड है। तो यह अगर सवाल आता है फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन क्या है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम अगर इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वह फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी की गई थी। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको लाया गया तो एक शब्द कहा गया, ट्रुथ विल अल्टीमेटली प्रिवेल। जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया जिसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई, कहा गया द ट्रुथ विल अल्टीमेटली प्रिवेल। तो आर्टिकल 19(1) को अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बात है, ये भारत में बात है। तो 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है वह क्या बात करता है कि 19(1) गारंटी करता है ऑल सिटीजन्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अंडर आर्टिकल 19(2) में देयर इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 नॉट फॉलिंग विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ द 1920 कैनॉन एनी लॉ, जो आर्टिकल 19(1)(a) को रोकने के लिए बनाया जाए, अगर वह आर्टिकल 19(2) के दिए गए प्रावधानों से संदर्भित नहीं हो पाता है
तो वह वैलिड नहीं होगा। क्लियर हो गया? राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू एंड ओपिनियन एट एनी इशू थ्रू एनी मीडियम। मीडियम क्या है? वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर, फिल्म, मूवी, किसी भी तरह से वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग। आपके क्या सिलेबस में एक चैप्टर है यूएस के कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपने को और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जो आर्टिकल 19(1) है, मेनका गांधी के केस, मैं फिर बोलता देता हूं, डेमोक्रेसी, पहले इंग्लिश कर देते हैं फिर हिंदी कर देते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड essentially on free debate and open discussion. For that is the only corrective of government action in democratic setup. If democracy means government of the people, by the people, it is obvious that every citizen must be entitled to participate in the democratic process. And in order to enable him to intelligently exercise his right of making a choice, free and general discussion of public matters is absolutely essential. लोकतंत्र अनिवार्य रूप से एक मुक्त संवाद और खुली बहस पर आधारित है। अगर यह माना जाए कि लोकतंत्र लोगों का है और लोगों के द्वारा है, तब अनिवार्य रूप से हर नागरिक को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार में भाग ले सके और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसको एक खुली बहस और मुक्त संवाद का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए, हम लोग आते हैं जो हम जहाँ थे कि 19(1)(a) को अगर हम देखें कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो क्या कहता है। 19(1) सबसेक्शन ए करस्पॉन्ड करता है अमेंडमेंट 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहता है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ abridging the freedom of speech or the press। अगर हम इसको 19(1)(a) से कंपेयर करें तो अनलाइक 19(1)(a) of the Indian Constitution, the provision of US Constitution has two notable features। दो important features हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पहला, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियरिन। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस का स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। दूसरा, नो रिस्ट्रिक्शन आर मेंशन्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Two important features of the US Constitution is differing from the Indian Constitution। भारतीय संविधान की तुलना में दो महत्वपूर्ण तत्व अमेरिकन संविधान में है जो इससे अलग करते हैं। एक, प्रेस की स्वतंत्रता की बात यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, आर्टिकल 19 में। दूसरा, जो 19(2) में एक रिस्ट्रिक्शन है, उस 19(2) के रिस्ट्रिक्शन की बात यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब अक्सर इस बात का सवाल उठता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए
बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 19(1)(a) में है और प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो आर्टिकल 105 और 194 में, हमने इस बात पहले भी की हुई है। तो जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है उसको अधिमानता प्राप्त होगी फंडामेंटल राइट से। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके प्रीलिम्स का बहुत अच्छा सवाल है ये, कि अगर 19(1)(a) और प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जो 105 पार्लियामेंट के लिए है, 194 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? लेजिस्लेचर प्रिविलेज को प्रेफरेंस मिलेगा। लेजिस्लेचर को प्रेफरेंस मिलेगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे बिकॉज ऑलरेडी वी कॉज द 75 मिनट, मोर देन 75 मिनट क्लास जिस तरह से चलती है, बड़ी इंटेंस क्लास है, ठीक नहीं है। तो विल स्टार्ट द क्लास टुमारो फ्रॉम हियर वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस लेक्चर को दोबारा फिर सुनें। एक बार में इतने इंटेंस लेक्चर, इतने फैक्चुअल लेक्चर क्लियर नहीं होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट ऑफ इलाहाबाद इस नई तरह से पढ़ाई पहली बार कर रहे हैं। पहले उन्होंने नहीं किया होगा, चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़े हों या वो किसी कोचिंग में पढ़े हों, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। तो उनके लिए यह बहुत ही अलग तरह की पढ़ाई है, बहुत इंटेंस पढ़ाई है, बहुत एनालिटिकल पढ़ाई है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को दोबारा फिर से सुनें, अपना नोट्स जरूर बनावें। क्या है बहुत से सोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं मैं, बहुत से सोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए आपको ये एक जगह नहीं मिलेगा। 4-4, 5-5 किताबें मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इस लेक्चर को बनाने के लिए। और इस किसी भी मेरे लेक्चर को बनाने के पहले जितने भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के संभावित सवाल हैं सब आ जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा होने दीजिए, आपको सवाल निश्चित रूप से मिलेंगे। इस बात की संभावना बहुत कम है कि अपने लेक्चर से बाहर सवाल मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको और उद्बोधन देने के लिए कि जो इलाहाबाद की एक ग्लोरी थी उसको हम लोग वापस लाना चाहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे ग्लोरी वापस आवे। जितना बेहतर से बेहतर लेक्चर पॉसिबल है हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप भी मेहनत करें, आप भी कोशिश करें। संभवतः जून के दूसरे सप्ताह में या तीसरे में इलाहाबाद आऊँगा तो जरूर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। इसको हम लोग दूसरे लेवल पर ले चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आसान तरीके से यह परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। मेरा इतना लंबा अनुभव है इस परीक्षा में पढ़ाने का, मैंने आज तक किसी भी आदमी को आसान तरीके से आईएएस बनते नहीं देखा है। अगर आईएएस बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं लगातार देख रहा हूँ जितने लेक्चर इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पे चल रहे हैं, अपने चैनल पे चल रहे हैं, सारे लेक्चर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। विल सी यू टुमारो एट 6 PM। टेक केयर।